नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। हम घटना चक्र दृष्टि का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से है वहीं कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? 10वीं किसान रेल, ठीक है। 10वीं किसान रेल ये किसने शुरू की, क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा की थी। ये ध्यान रखिएगा, बजट 2020-21 में ये शुरू किया गया है। इसके मेन पॉइंट क्या है? 7 अगस्त 2020 को देवलाली, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, और दानापुर जो कि पटना बिहार है, के मध्य क्या है, प्रथम किसान रेल का परिचालन प्रारंभ किया था। प्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था? देवलाली, नासिक महाराष्ट्र से, दानापुर पटना बिहार के मध्य, ठीक है। इसके बाद क्या है, किसानों की मांग पर बाद में इस रेल का विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया, ठीक है। तो इस वक्त इसका विस्तार कहाँ तक कर दिया गया है? मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो मतलब 28 दिसंबर जो 2020 को किया गया, वो कौन सी रेल थी? वो 100वीं किसान रेल थी। यह रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यह सांगोला, सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार, हावड़ा पश्चिम बंगाल के मध्य परिचालित होगी। वास्तव में किसान रेल एक प्रकार का चलता फिरता शीत भंडार गृह है, ठीक है। ये कोल्ड स्टोरेज की तरह कार्य करता है, जिसके माध्यम से शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद जैसे फल, सब्जी, दूध इत्यादि को क्या करते हैं, पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसान रेल के माध्यम से क्या होता है, परिवहन हेतु कृषि उत्पादों की कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है इसमें। इसके माध्यम से क्या होता है कि कम लागत पर छोटे से छोटे उत्पाद भी बड़े से बड़े बाजार तक सुरक्षित पहुंचाए जा सकते हैं। और कृषि उत्पादों की ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय क्या है? समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल के तहत भारतीय रेल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों के परिचालन पर कितना 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। कितने प्रतिशत की सब्सिडी? 50% की। 30 जुलाई 2021 को 21 तक की स्थिति क्या थी कि देश भर में 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। अभी तक कितने किए जा रहे हैं? 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन हो रहा है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना शुरू की गई है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुई थी, ठीक है। जो मेट्रो रेल सर्वप्रथम शुरू की गई थी 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में शुरू की गई थी। भारतीय इंजीनियर्स किसने? इंजीनियर श्रीधरन ने को क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेट्रो सेवाओं के परिवहन की द्रुत परागम प्रणाली, ठीक है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? द्रुत परागम प्रणाली। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का भारत के पहले चालक रहित रेल परिचालनों का शुभारंभ किया। ये कौन सी लाइन है? इसी को क्या कहते हैं? मेजेंटा लाइन, जिसमें चालक रहित परिचालन शुरू किया गया है, ठीक। इसके बाद क्या है, जो फैक्ट दिए गए हैं इसमें, 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था, ठीक है। आगरा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कितने कॉरिडोर हैं? 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 29.4 किलोमीटर की होगी। पहले कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा? जो कि ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच होगा, और उसमें कुल 13 मेट्रो स्टेशन होंगे और 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत। दूसरे कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 15.4 किलोमीटर, जो कि आगरा कैंट से कालिंदी विहार के मध्य निर्मित होगी, ठीक। इस निर्मित होने वाले सभी कितने इसमें होंगे? 14 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे सारे के सारे। इस परियोजना का वित्त पोषण कैसे किया जा रहा है? इसका अंशतः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समान समता आधार, ठीक है, इक्वल इक्विटी बेसिस के पर तथा अंशतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण के माध्यम से किया जाएगा। मतलब इसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों
के माध्यम से इसमें किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया है। इसका पुनर्गठन किस रूप में किया गया है? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, इसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश में जो प्रथम मेट्रो रेल सेवा लखनऊ मेट्रो है जो कि 2017 से परिचालन में है, और दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो कि नोएडा में है, ठीक है, जो 2019 से परिचालन में है। अब मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या होता है इसके बारे में दिया गया है, देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो नामक दो नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती प्रस्तावित की गई है। ठीक है, बजट 2020-21 में इसको लाया गया है। इसमें क्या है? टियर 1 शहरों के आसपास क्षेत्रों और टियर 2 शहरों के समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा के साथ अपेक्षाकृत काफ़ी कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की तैनाती की जाएगी। ये होते क्या हैं? मेट्रो लाइट संस्करण सामान्यतः मेट्रो की 40% लागत पर तथा मेट्रो नियो संस्करण सामान्यतः मेट्रो की 25% लागत पर निर्मित किए जा सकते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाइट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसे कब तक पूरा किया जाएगा? 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ये जो गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना की प्रस्तावित लंबाई है ये कितनी है? ये 27.84 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? भारत के शेष जो 10 पुलिस थाने हैं 2020 में वो कौन कौन से हैं देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय 2020 के लिए भारत के शेष 10 पुलिस स्थानों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक, इसमें क्या दिया है? इस सूची में गृह मंत्रालय 2020 में चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच देश के सबसे बेहतर पुलिस थानों के लिए सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों का चयन करना और पुलिस थानों के मध्य स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि यह सूची वर्ष 2015 में कक्ष गुजरात में आयोजित पुलिस महानिदेशक के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जारी की गई है। देश में कितने? 16,671 पुलिस थाने, जिसमें से शेष 10 पुलिस थाने कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो 2020 के लिए जो पहला है वो मणिपुर का थौबल, ठीक है, थौबल जिला पुलिस थाना कौन सा है इसका? नोकपोक सेकमी। ठीक है, नोकपोक सेकमी। ये कहाँ है? मणिपुर राज्य का थौबल जिले का नोकपोक सेकमी। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सलेम सिटी जिले का सुरमंगलम। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य का चांगलांग जिले में स्थित कौन सा है? चांगलांग जिले में स्थित खारसंग। ठीक, इसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सूरजपुर जिले में झिलमिल थाना, ठीक है, जिसे को क्या कहा जाता है? भैया थाना। इसके बाद 5वें नंबर पर गोवा का सुंगुइम, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोवा में। 6ठे नंबर पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित कालीघाट। इसके बाद 7वें नंबर पर सिक्किम का पूर्वी जिला पोक्योंग, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद में कौन सा है? कांठ। दादर और नागर हवेली में खानवेल, जो कि दादर और नागर हवेली में स्थित है। तेलंगाना का जो कि 10वें नंबर पर है करीमनगर जिले में स्थित जम्मीकुंटा टाउन पीएस। ठीक है, जम्मीकुंटा टाउन पीएस, ये 10वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का किस नंबर पर स्थित है? ये 8 नंबर पर स्थित मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है 1 दिसंबर 2020 को। तत्कालिक केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडविया के वक्तव्य के अनुसार कहाँ से? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई है। अयोध्या सरयू नदी पर। ठीक है, अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की जाएगी। क्रूज सेवा के लिए क्या है? सभी अवसंरचनात्मक सहयोग क्या होंगे? ये पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होंगे? क्रूज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रक्षा और सुरक्षा की सुविधा होगी। इसके अलावा क्या होगा? क्रूज की आंतरिक साज सज्जा कैसी होगी? रामचरितमानस पर आधारित होगी।
80 सीटों वाली क्रूज़ होगी और ये पूरी वातानुकूलित होगी। घाटों की प्राकृतिक कैसी होगी? घाटों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए यह क्रूज़ बड़ी कांच की खिड़कियों से लैस है। क्रूज़ के माध्यम से पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अयोध्या के सरयू नदी पर यह शुरू की जाएगी। इस दौरान क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस पर बनी विशेष फिल्म दिखाई जाएगी। एक एकता क्रूज सेवा शुरू की गई थी, ये कहाँ पर स्थित है और क्या है ये देखते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने केवड़िया, ये कहाँ पर? नर्मदा गुजरात। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया नर्मदा गुजरात में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया था। इस क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक कहाँ क्या देखेंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन करेंगे। ठीक है, एकता क्रूज सेवा किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित है। यह क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी पर संचालित होगी। वाराणसी से एक चुनाव क्रूज सेवा का शुरुआत की गई थी। यह 5 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। इस सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई थी? यह वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर चुनार किले तक जाएगी। ठीक है, जो कि यह मिर्ज़ापुर में स्थित है, चुनार किले तक जाएगी। इस बीच क्या क्या देखेंगे? शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर जो कि वाराणसी में है, विंध्याचल धाम जो कि मिर्ज़ापुर में, और मिर्ज़ापुर की भी यात्रा इस क्रूज सेवा में पूर्ण होगी। इसके बाद बिहार विधानसभा आम चुनाव जो हुए हैं देखते हैं उसके बारे में। यह कौन सी 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 30 नवंबर 2015 को 29 नवंबर 2020 के मध्य निर्धारित था। अतः 29 नवंबर 2020 को राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नई विधानसभा के गठन के लिए मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया? बिहार में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2020 की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? 17वीं बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव कितने चरणों में किया गया? ये 3 चरणों में संपन्न कराया गया। प्रथम चरण का निर्वाचन 28 अक्टूबर 2020 को, द्वितीय चरण का 3 नवंबर 2020 को, तीसरे चरण का मतदान कब हुआ? 7 नवंबर 2020 को किया गया। इसके बाद जहां बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2015 में मतदान का प्रतिशत कितना था? 56.66 था, और इस बार कितना है? 2020 में यह 0.39% बढ़कर 57.05% हो गया है। और चुनाव का मुख्य मुकाबला क्या था? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए तथा तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के मध्य था। 10 नवंबर 2020 को मतगणना के उपरांत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम जारी किया गया। इस परिणाम में क्या हुआ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि है 243 में से कितनी सीटें पाई इसने? 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। और महागठबंधन को कितनी सीटें मिली? सिर्फ 110। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कितनी सीटें जीती थी? 75। और सबसे बड़ा दल पार्टी बनके उभरी है। और 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? लगभग 11%। निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के बिहार में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। ठीक है, तो अभी कौन है? नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री हैं बिहार के। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने पटना में राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह लगातार चौथा और कुल 7वां अवसर है जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। लगातार चौथा और कुल 7वां अवसर है। साथ में क्या है? साथ ही तारकिशोर प्रसाद और सुश्री रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ की। तो उप मुख्यमंत्री कौन सी हैं? तारकिशोर प्रसाद और सुश्री रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार के। मुंगेर जिला स्थित लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा को 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है? जो फैक्ट दिए गए हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री आए 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 29 सितंबर 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और अमरिंदर सिंह 16 मार्च 2017 से 16 सितंबर 2021 तक पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर रहे। अन्य राजनीतिक बदलाव क्या क्या हुए?
13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 11 सितंबर 2021 को विजय रूपाणी ने त्यागपत्र दे दिया था। विजय रूपाणी 7 अगस्त 2016 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। तो सारे मुख्यमंत्रियों को ध्यान में रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, ठीक है, विजय रूपाणी गुजरात के और नए मुख्यमंत्री बने हैं, और भूपेंद्र पटेल कहाँ के, गुजरात के। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी क्या थे, ये पूर्व तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल इनका कितना था, 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक था। तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिन, कितने दिन, 114 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई ने कर्नाटका के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। इससे पूर्व BS येदियुरप्पा, ठीक है, इससे पहले BS येदियुरप्पा ने 16 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। येदियुरप्पा का कार्यकाल कितना है, 16 जुलाई 2019 से लेकर 26 जुलाई 2021 तक रहा है। राज्यपालों का स्थानांतरण और नियुक्ति कौन कौन सी रही है वो देख लेते हैं, कौन से राज्यपाल कहाँ के नए बने हैं। उत्तराखंड का बेनी माधव मौर्य, ये पहले थे, ठीक है, ये पहले पूर्व राज्यपाल थे। अब नए राज्यपाल क्या हो गए हैं, गुरमीत सिंह। पंजाब के नए राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। पहले कौन थे, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है, RN रवि। पुराने क्या हैं, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। जो पुराने बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इनको कहाँ ले जाया गया, अभी पंजाब के नए राज्यपाल। इसके बाद नागालैंड के नए राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। पहले कौन थे, RN रवि, ठीक। इसके बाद लुहरी चरण वन, पहली जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CEE ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि 1810, ठीक है, 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में सतलज नदी पर शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, लुहरी जल विद्युत परियोजना को 2008 में परिकल्पित किया गया था। इसका निर्माण 3 चरणों में होगा, ठीक है, और पहला चरण 210 मेगावाट का होगा। दूसरा चरण क्या होगा, 172 मेगावाट, जो कि शिमला, कुल्लू और मंडी जिले में विस्तृत होगा। इसके बाद क्या दिया है, तीसरा चरण कहाँ से कहाँ तक का होगा, तीसरा चरण क्या होगा, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी होगी, जिसकी क्षमता 382 मेगावाट होगी। इस परियोजना को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना में प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, नवंबर 2019 में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान, ग्लोबल, ठीक है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ इस परियोजना हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया था। इस परियोजना की लगभग 40 वर्ष की जीवन अवधि है, ठीक है। इसमें 1140 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होगी। इसमें क्या है, इससे प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इस परियोजना से जो भी परिवार प्रभावित होंगे उनको 10 वर्षों तक 100 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है इसको। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है, ठीक है। इस सूचकांक में क्या है, भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। कौन से राज्य को क्या रैंक प्रदान की गई है वो देखते हैं। क्या इसके लिए फैक्ट क्या है, 30 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा ये वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स, ये याद रखिएगा, इसी के द्वारा ये जारी की जाती है और वार्षिक रूप से जारी की जाती है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह कौन सा संस्करण है, यह 5वां संस्करण है।
इसके तहत 19-20 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 कितने 3 स्तंभों, 5 विषयों, 13 सतत विकास लक्ष्यों और 50 संकेतकों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। ये ध्यान रखिएगा, 3 पिलर्स हैं इसके, कौन कौन से हैं, समता, समृद्धि और संवहनीयता। ठीक है, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, ये इसके 3 स्तंभ हैं। 5 विषय कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अभिव्यक्ति और जवाबदेही, ठीक है, वॉइस और अकाउंटेबिलिटी, सरकार की प्रभावशीलता, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विनियमन की गुणवत्ता, रेगुलेटरी क्वालिटी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ करप्शन। ठीक है, और इसके जो 13 सतत विकास लक्ष्य हैं वो कौन से, सतत विकास लक्ष्यों के लिए हम एक अलग से पूरी सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम सारे सतत विकास लक्ष्यों को कवर करेंगे। इसमें लक्ष्य कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 15 और 16, इसमें 13 सतत विकास लक्ष्यों को किया गया है। और टोटल कितने हैं सतत विकास लक्ष्य, हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें हमने गरीबी, भुखमरी और आवास, इन सब के लिए विस्तार से अपने लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए ये लक्ष्य हमने बनाए हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो 5 शीर्ष बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, केरल का स्कोर कितना रहा, 1.389 और तमिलनाडु का स्कोर 0.912, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा जिसका स्कोर 0.531, कर्नाटका 0.468 और छत्तीसगढ़ 0.429। इसके बाद क्या रहा, जो अंतिम 5 राज्य रहे वो कौन कौन से रहे, उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था, -1.462। 17 नंबर पर कौन था, उड़ीसा -1.202, बिहार -1.159, झारखंड -0.958 और हरियाणा -0.702। ठीक, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूबेशन मिशन। ठीक है, क्या है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूबेशन मिशन, इसके बारे में क्या दिया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने और उन्हें रोजगार सृजित करने वाले, ठीक है, जॉब गिवर्स बनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2015-16 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। और इस फंड का उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए क्या क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या है इसका, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो लोग पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति के, इनके छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 नवंबर 2020 को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संयुक्त पूंजी कोष, ठीक है, VFCSC वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल कास्ट के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। साइंस और टेक, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर के साथ तालमेल के माध्यम से 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना। ठीक है, 2024 तक 1000 जो अभिनव विचार आएंगे उनका समर्थन करना, किसके साथ मिलकर, प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित है। इसके बाद क्या है, स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप से संबंधित विचारों को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त कर लेने का उदार समतापरक सहयोग द्वारा समर्थन और प्रोत्साहन देना। इन पहलों के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से अगले 4 वर्षों में ऐसे कितने 100 अनुसूचित जाति के युवाओं की 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी जिसके पास स्टार्टअप्स प्रारंभ करने का विचार होगा। इन युवाओं के स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्षों में
30 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, 3 वर्षों में कितना, 30 लाख रुपए तक की राशि आवंटित की जाएगी। इस मिशन के तहत अगर सफल उपक्रम वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से 5 करोड़ रुपए तक की क्षमता, 5 करोड़ रुपए तक सहायता प्रदान करने के लिए आहत हो जाएंगे और इस पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एफएससी के द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ गठित किया गया है। ठीक, इसके बाद क्या है, जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद। ये क्या है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परिषद राज्य में जैव विविधता के संरक्षण का कार्य करेगी तथा जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े सभी प्रकार के निकायों को सहयोग प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, GAD द्वारा जारी आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस परिषद का अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे और 5 आधिकारिक पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, जम्मू कश्मीर के प्रधान, मुख्य व वन संरक्षक इसके अध्यक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर के वन अनुरक्षक संस्थान निदेशक परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जो अन्य पदेन सदस्य होंगे वो प्रमुख वन्य जीव वार्डन, जम्मू एवं कश्मीर वन्य पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त सचिव के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त सचिव से नीचे का नहीं होना चाहिए। कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग का प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त सचिव से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे वो कौन होंगे, वो उसमें पूर्व IFS अधिकारी डॉक्टर CM सेठ, डॉक्टर सुशील वर्मा, डॉक्टर अंजार खुरो, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा तथा प्रोफेसर गीता सुंबली, ये सब इसमें शामिल हैं। गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। गैर आधिकारिक, यह परिषद जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जैव विविधता संबंधी मुद्दों के संदर्भ को मंजूरी प्राप्त करने के प्रारूप एवं प्रक्रियाओं को अधिसूचित करेगी। यह परिषद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से जैव विविधता पंजिका, ठीक है, जैव विविधता पंजिका PBR पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगी, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा सके। जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति से एक कोष का भी गठन किया जाएगा, ठीक है, जिसे क्या जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम क्या है, उसके बारे में क्या फैक्ट दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं का उपबंध करने हेतु जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 ये 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। लोकसभा द्वारा यह विधेयक 22 सितंबर 2020 को ही पारित कर दिया गया था। 26 सितंबर 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त हो गई और इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, इनका नाम याद रख लीजिए, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा क्या है, अनुच्छेद 347, ठीक है, जो अनुच्छेद 347 के विशेष उपबंध के अनुसार क्या है, संसद किसी राज्य में वहाँ की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकता है। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 आई है प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा। प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, ये क्या कौन सी है, प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट 36 भारतीय राज्य संघ शासित क्षेत्रों में प्रसन्नता के स्तर के मापन पर आधारित है। प्रोफेसर पिल्लानिया गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, सद्य, ठीक है, रिपोर्ट विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गई है और इसमें देश के 36 केंद्र शासित
प्रदेश और राज्यों की प्रसन्नता का स्तर मापा गया है। इसमें प्रसन्नता रैंकिंग क्या है? 10 भारतीय राज्य जो शीर्ष पर हैं, कौन कौन से हैं? मिजोरम 1 नंबर पर है, इसका प्रसन्नता स्कोर कितना है? 3.57। 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? मिजोरम। उसके बाद कौन से राज्य हैं? पंजाब, फिर अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम। आप ये याद रखिएगा लाइन से, 1 नंबर पर मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और सिक्किम। पॉइंट्स अगर हमें स्कोर ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिएगा। 5 के बाद गुजरात 6 नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पर है। इसका स्कोर कितना है? 3.41। और उत्तर प्रदेश के साथ 3.41 स्कोर प्राप्त करने वाले और कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, ठीक है, जो कि 7, 8, 9 नंबर पर स्थित है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार प्रथम स्थान पर है। अगर बड़े राज्यों को देखें तो इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कौन कौन से? पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। छोटे 3 राज्यों को देखें तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश टॉप पर हैं। उत्तर भारत में प्रसन्नता रैंकिंग के शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये उत्तर भारत के राज्य हैं। और दक्षिण भारत के शीर्ष 3 कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगर समग्र रैंकिंग में देखें तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? ये अंतिम स्थान है, 36वें नंबर पर रहा है। और समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 10वां नंबर है। अभी हमने देखा इसका स्कोर कितना है? 3.41। इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में 2020 के 5 वर्ष पश्चात अर्थात 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा के संबंध में रैंकिंग जारी की गई है। मतलब 2025 तक कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा। इसके अनुसार 2025 में भारत की प्रसन्नता रैंकिंग में क्रमशः कौन कौन से राज्य आएंगे? मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, ये टॉप 3 में होंगे और छत्तीसगढ़ ये अंतिम स्थान पर ही बना रहेगा। इसके बाद क्या है? 2025 में प्रसन्नता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना हो जाएगा? 19वां हो जाएगा और इसका स्कोर 4.71 होगा। मतलब हम और थोड़ा दुखी होने वाले हैं 2025 तक। अंतदम, ये क्या है? अंतदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM जम्मू में, ठीक है, IIM जम्मू में अंतदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा। अंतदम में टैगलाइन क्या है इसकी? सर्वभूत ही तेरतः। ये संस्कृत का शब्द है, क्या लिखा हुआ है? सर्वभूत ही तेरतः, जिसका अर्थ क्या होता है? सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित। मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना है, जिसके तहत वह अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवाचारी, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जात्मक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बन सके। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत लोक सेवकों को किस आधार पर तैयार किया जा रहा है। विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त लोक सेवक जो होंगे वो उच्चतम गुणवत्ता के कुशल सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करने में समर्थ हो सकेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में NPCSCB, इतना याद रखिएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन कर्मयोगी लोक सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना होगी। ये क्या है? इस मिशन के तहत क्या होगा? लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। अब कर्मयोगी के जो 6 स्तंभ होंगे वो क्या क्या होंगे? नीतिगत ढांचा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा, ठीक है,
आईगॉट कर्मयोगी, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा। ये इसके 6 स्तंभ होंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय लोक सेवक क्षमता विकास कार्यक्रम को सिविल सेवकों की क्षमता विकास के आधार तैयार करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसके बाद क्या है, मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? आईगॉट कर्मयोगी। इसमें क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए एक पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की स्थापना की जाएगी। एसपीवी एक गैर लाभ अर्जक, ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट गैर लाभ अर्जक कंपनी होगी जो आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व व प्रबंधन करेगी। इसका किससे होगा? एसपीवी के माध्यम से इसका प्रबंधन और स्वामित्व किसके पास होगा? इसके एसपीवी के पास। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निम्नलिखित संस्थागत ढांचे को भी अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसे परिषद की परिकल्पना की गई है, जो कि लोक सेवा सुधारों और क्षमता विकास को संचालित करने का रणनीतिक निर्देश प्रदान करने हेतु एक शीर्ष निकाय होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई, ये क्या है? यह इकाई राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, हितधारकों के संरेखण तथा क्षमता विकास योजनाओं के निरीक्षण हेतु तंत्र प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी। इसके बाद क्या है, क्षमता विकास आयोग, इसका कार्य क्या होगा? यह आयोग प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यात्मक निरीक्षण एवं वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु गठित किया जाएगा। और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का कार्य क्या होगा? यह प्रबंधन और सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब, ये क्या है? 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन कहाँ पर है? नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान ISTM इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में किया गया है। ठीक, अब यहीं पे हमारा ये पूरा सेक्शन राष्ट्रीय परिदृश्य वाला ख़त्म होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे अगले सेक्शन में विविध परिदृश्य में। तो यहीं पर चौथा पार्ट ख़त्म करते हैं घटना चक्र का। मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ, विविध परिदृश्य के साथ। थैंक यू।